आज मैं दोस्तों आपको वॉशिंग मशीन पीसीबी रिपेयरिंग के 5 ऐसे फॉल्ट बताने वाला हूं जो 70% वॉशिंग मशीन में हर महीने आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने इन 5 फॉल्ट को सही तरीके से समझ लिया तो आपकी पीसीबी रिपेयरिंग भी फास्ट हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और पीसीबी रिपेयरिंग से रेगुलर अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। ये जो वीडियो होगा जो हमारे नए रिपेयरिंग करना सीख रहे हैं उनके लिए होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि जो इसमें मैं 5वां फॉल्ट बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा वॉशिंग मशीन के पीसीबी में देखने को मिलता है। साथ ही मैं आपको हर फॉल्ट का रियल रीज़न और उसकी क्विक टेस्टिंग मेथड भी बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आप सिर्फ वीडियो ना देखें बल्कि कुछ सीख कर जाएं जो आपके रियल रिपेयरिंग वर्क में आपके काम आए। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला फॉल्ट इस पीसीबी में आता है जो इनलेट वॉल डायरेक्ट हो जाता है और एक फॉल्ट आता है सप्लाई ना आना, इनलेट वॉल को किसी तरह की कोई भी सप्लाई ना आना। तो यहाँ पे आप एक सॉकेट देख रहे हैं, ये जो सॉकेट का काम होता है इनलेट वॉल का सॉकेट है ये। यहाँ पे इसमें डीसी इनलेट वॉल लगता है जो कि 12 वोल्टेज पे काम करता है। तो पीसीबी में सबसे ज्यादा जो फॉल्ट हमें हर महीने देखने को मिलता है वो होता है इनलेट वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें 2 टाइप की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है इनलेट वॉल का डायरेक्ट होना। अगर आपकी मशीन पानी डायरेक्ट लेती रहती है तो सबसे पहले आपको चेक करना है इनलेट वॉल को, इनलेट वॉल सही है या नहीं। इस पीसीबी में जो इनलेट वॉल होता है वो डीसी इनलेट वॉल होता है जो कि 12 वोल्टेज डीसी सप्लाई पर काम करती है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका नंबर होता है A1271। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका जो नंबर होता है A1271। अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो इनलेट वॉल आपका डायरेक्ट हो जाता है और पानी बिना कंट्रोल के आते रहता है। जैसे ही आप मशीन ऑन करेंगे पानी कंटिन्यू अंदर लेते रहता है। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आता है, दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आता है इस पीसीबी में इनलेट वॉल से रिलेटेड, वो होता है इनलेट वॉल को सप्लाई ना मिलना। अब दूसरा कॉमन इशू होता है इनलेट वॉल को सप्लाई ना मिलना। इस मशीन में आपको 2 वे या 3 वे इनलेट वॉल देखने को मिलेगा। अगर इनलेट वॉल को सप्लाई नहीं आ रही है तो आपको चेक करना है इसमें इन 3 ट्रांजिस्टर के पास। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं। यहाँ पर आपको 3 ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे और हर ट्रांजिस्टर का एक ट्रैक यहाँ से होते हुए हमारे इस आईसी में आती है। इस ट्रैक के जरिए यहाँ से हमारे इस आईसी में आती है और इस आईसी का जो नंबर है दोस्तों वो है KID 65004। ये एक 16 पिन की आईसी होती है। अगर आपकी इनलेट वॉल को सप्लाई नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 डॉट बने हुए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये 3 डॉट बने हुए हैं और इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, इस ट्रैक यहाँ से हमारी जो ट्रैक होती है वो गल जाती है और जिस वजह से किसी तरह का कोई भी ट्रैक का कनेक्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पहला डॉट है। मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करा देता हूँ। अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा तो आपकी जो इनलेट वॉल है वो काम नहीं करेगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है और यहाँ पे ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो ये जो है हमारी यहाँ पे तीनों कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलनी चाहिए। ये हमारे तीनों पॉइंट की कंटिन्यूटी देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये ट्रैक हमारा ब्रेक हो जाता है जिस वजह से इनलेट वॉल को सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सिर्फ कंपोनेंट ही नहीं, आपको ट्रैक की जो कंटिन्यूटी है उसे भी चेक करना बहुत जरूरी है। ये था हमारा फॉल्ट नंबर 1 जो कि इनलेट वॉल सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। एक डायरेक्ट हो जाता है और एक हमारा जो इनलेट वॉल को सप्लाई नहीं जाता है। ये था हमारा फॉल्ट नंबर 1 दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे फॉल्ट नंबर 2 का। जो प्रॉब्लम आता है हमारा नो आउटपुट। जैसे कि आपकी मशीन कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं कर रही है, आपका किसी भी तरह का आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो वॉशिंग मशीन आप ऑन तो दिखाएगा, आपको डिस्प्ले वगैरह सब आ रहा है, लेकिन कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। आपका मोटर, इनलेट, ड्रेन,
आपका कुछ भी काम नहीं करता। तो इसका जो मेन रीज़न होता है, इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न होता है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये ब्लू कलर का रिले लगा होता है। जो ये ब्लू कलर का रिले होता है, यहाँ से हमें, ये हमारी फेज़ और न्यूट्रल होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेज़ है, और ये हमारा जो न्यूट्रल होता है, जो हमारा कॉमन होता है, जो सब में जाता है, जो हर एक आपका इनलेट के साथ, ड्रेन के साथ, मोटर के साथ एक कॉमन वायर होता है, वो इसी कॉमन वायर के थ्रू आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये रिले लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा रिले लगा हुआ है, और इस 2 पॉइंट पे हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आता है। और ये रिले जो हमारा न्यूट्रल यहाँ बैठा है, यहाँ से हमारा इसमें कनेक्ट हो जाता है और सभी सप्लाई को न्यूट्रल प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पर ये रिले को हमारा अगर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है, या किसी तरह से ये जो हमारा रिले खराब हो जाता है, या हमारी कभी कभार क्या होता है कि ये जो पिन होती है इसकी दोस्तों, ये पिन इसकी जल जाती है। जल जाने की वजह से यहाँ पे कार्बन पकड़ के जल जाता है, जिस वजह से भी हमारा किसी तरह का आउटपुट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है दोस्तों, आपकी पीसीबी ऑन करने के बाद ये जो हमारी रिले है, वो रिले क्लिक करके आवाज आ रहा है या नहीं। अगर रिले आवाज नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको 12 वोल्ट का जो सप्लाई है हमारा डीसी वोल्टेज, वो मिल रहा है कि नहीं। अगर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई नहीं बन रही है, तो रिले स्टार्ट नहीं होगी और मशीन में किसी भी तरह का आउटपुट नहीं मिलेगा, किसी तरह का नो आउटपुट कंडीशन में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको एसएमपीएस सेक्शन में जो हमारा 12 वोल्ट प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, उसे आपको सबसे पहले प्रॉपरली चेक करना होता है। यह था दोस्तों हमारा फॉल्ट नंबर 2। अगर आपका मशीन में किसी तरह का कोई भी आउटपुट नहीं है, तो आपको सबसे पहले इस रिले को चेक करना है, रिले हमारा काम कर रहा है कि नहीं, 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं, कभी कभार यहाँ पे जलता है, उन सभी चीज़ों को आपको चेक करना है। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा फॉल्ट नंबर 2। इसके बाद हम बात करेंगे फॉल्ट नंबर 3 की। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम तीसरे कॉमन फॉल्ट की, जो सबसे ज्यादा वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। जो प्रॉब्लम है इसमें ड्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम दोस्तों। तो इस फॉल्ट में आपको 2 तरह का इश्यू मिल सकता है। सबसे पहला फॉल्ट होता है ड्रेन मोटर का डायरेक्ट हो जाना, मतलब आपकी ड्रेन की जो मोटर है उसको डायरेक्ट सप्लाई मिलते रहना। और एक जो दूसरा प्रॉब्लम आपने कई बार देखा होगा, वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं तो आप फील्ड पर, कि ड्रेन मोटर का पकड़ना छोड़ना, मतलब आपकी जो ड्रेन मोटर होती है कंटिन्यू उसमें से कट 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 आवाज आना, पकड़ना छोड़ना, और जिस वजह से आपकी स्पिन साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा, मशीन ऑन करते ही ड्रेन मोटर टक टक करता रहता है, पानी प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता, स्पिन साइकिल बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती है। तो ड्रेन मोटर का सबसे पहले मैं वर्किंग और बेसिक आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो इस वॉशिंग मशीन में आपको 3 वायर का ड्रेन मोटर देखने को मिलेगा। तो वॉश साइकिल जब आपका स्टार्ट होता है तो उसमें हाफ क्लच खींचता है, ड्रेन मोटर उसमें आधा ओपन होती है। और जब आप स्पिन साइकिल करते हैं, ड्रेन उसमें आपका जो ड्रेन मोटर होता है पूरी तरह से ओपन हो जाता है, जिसके बाद आपका कंप्लीटली पानी ड्रेन आउट होता है। तो इसमें जो होता है दोस्तों, क्या होता है, जो हमारी ड्रेन की सप्लाई होती है इस पिन पे और इस पिन पे आपको देखने को मिलेगी। तो जब आपका ड्रेन मोटर, जब आपका वॉश साइकिल आप चालू करते हैं, तो जो आधा सप्लाई ओपन होता है, मतलब आधा आपका ड्रेन मोटर ओपन होता है, तो सबसे पहले जो आपकी सप्लाई होगी इसमें आएगी, इस पिन के ऊपर आपकी सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई आएगी। और उसके बाद जब आप स्पिन करेंगे, स्पिन साइकिल चालू करेंगे, तो आपका जो स्पिन साइकिल में ये सप्लाई, ये दोनों सप्लाई आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे भी सप्लाई आएगा, इसमें भी सप्लाई आएगा, और आपको इसमें फुल क्लच का भी ड्रेन मोटर स्टार्ट होने की पूरी सप्लाई देखने को मिलेगी। अब इसमें रीजन क्या होता है दोस्तों, पीसीबी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होता है। अगर मशीन स्टार्ट करते ही ड्रेन मोटर पकड़ रही है, छोड़ रही है, लेकिन काम नहीं कर रही है, तो 100% फॉल्ट जो है आपके पीसीबी का है। इस केस में पीसीबी पर जो ड्रेन कंट्रोल वाली ट्राइक आईसी लगी होती है, ये हमारी ड्रेन मोटर को कंट्रोल करने वाली आईसी है, मतलब ट्राइक है। ये आप देखेंगे 2 ट्राइक इसमें जो ड्रेन को ऑपरेट करने का काम करता है। तो ये
इसमें से हमारी जो, अगर आपकी ज़्यादातर जो पकड़ छोड़ वाला प्रॉब्लम आता है, अगर आपको इसमें लीकी सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, तो ये जो हमारा जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक हमारा खराब हो जाता है। 90 से 100% केस में ये जो ट्रैक है हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से या तो हमारी ड्रेन को सप्लाई डायरेक्ट जाती है या तो हमारा ड्रेन मोटर पकड़ छोड़ करता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है दोस्तों, आपको सिंपली सिर्फ इन दोनों ट्रैक को बाहर निकालना है और इसकी जगह पे आपको BT131 आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास BT134 भी आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ट्रैक को रिप्लेस करेंगे, ड्रेन डायरेक्ट का जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा, जो पकड़ना छोड़ने का इश्यू है वो भी आपका खत्म हो जाएगा और जो आपकी स्पिन साइकिल है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों ये था जो तीसरा फॉल्ट था, जो हमारा ड्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम आता है इस पीसीबी के अंदर। तो दोस्तों साथ ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन से कंपनी का पीसीबी, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज भी पता बढ़ सकता है और आपको पता चलेगा आपको कितना नॉलेज हुआ है पीसीबी रिलेटेड, क्योंकि आपको ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कौन से कंपनी की पीसीबी रिपेयरिंग होने के लिए आ रही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथे फॉल्ट के बारे में। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं चौथे फॉल्ट के बारे में, जो आपको हर महीने इस वॉशिंग मशीन के पीसीबी में लगातार देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं चौथे फॉल्ट की, जो है हमारा मोटर वन साइड घूमना, रिवर्स फॉरवर्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों अगर आप फील्ड पर काम कर रहे हैं और आप मशीन ऑन करते ही देखते हैं कि आपकी जो मोटर है एकदम से एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, या जो पल्सेटर आपका सिर्फ एक ही साइड में चल रहा है, तो इसका क्लियर मतलब है आपका मोटर वन साइड हो चुका है। आपको आंख बंद करके इस पीसीबी को निकाल लेना है, आपको पीसीबी की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये फॉल्ट किस साइड से होता है, सबसे पहले इस तरीके का जो फॉल्ट होता है दोस्तों, ये मोटर का नहीं बल्कि आपकी पीसीबी का फॉल्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पीसीबी पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दो ट्रैक लगा हुआ होता है। ये दोनों ट्रैक मोटर को आपको रिवर्स फॉरवर्ड चलाने का, जो आपका लेफ्ट राइट मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। एक्चुअल फॉल्ट जो होता है इन दोनों ट्रैक में से एक ट्रैक जो आपका होता है वो शॉर्ट हो जाता है, जिस वजह से मोटर डायरेक्ट एक साइड घूमने लगती है और जो रिवर्स सिग्नल इसको मिलना चाहिए वो रिवर्स सिग्नल नहीं मिलता है, और शॉर्ट हो जाने की वजह से ट्रैक के आपका मोटर एक साइड घूमता है। तो पीसीबी को आपको निकाल कर दोनों मोटर कंट्रोल ट्रैक को चेक करो, जो ट्रैक आपका शॉर्ट हो चुका है उसे रिप्लेस करो। जैसे ही फॉल्ट ट्रैक रिप्लेस होती है, मोटर आपका रिवर्स फॉरवर्ड नॉर्मल हो जाता है, आपकी जो वॉश साइकिल है वो प्रॉपर काम करने लगेगी। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा फॉल्ट, जो कि हमारा मोटर वन साइड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब मैं आपको जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया था 5 फॉल्ट बताने वाला हूँ, और आखिरी फॉल्ट के बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फॉल्ट होता है इस पीसीबी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले बताया था कि इस वॉशिंग मशीन में पीसीबी का सबसे मेन और सबसे कॉमन फॉल्ट पीसीबी का डेड कंडीशन में चले जाना होता है। तो लगभग 70% के ऊपर केस में आपको ये पीसीबी आपको डेड कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीसीबी जो डेड होने का रियल रीजन, और स्टेप बाय स्टेप चेकिंग प्रोसेस क्या करना है, किन किन पॉइंट को आपको चेक करना है इसके अंदर, और किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज चेक करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे जरूरी स्टेप है आपको फिजिकली इंस्पेक्शन करना है, फिजिकली चेक करना है कि कहीं पे कुछ जला तो नहीं है, किसी तरह का स्मेल तो नहीं आ रहा है, या पीसीबी में किसी तरह की शॉर्टिंग तो नहीं हो रही। जब कोई पीसीबी दोस्तों आपकी डेड कंडीशन में आपके पास आए, तो सबसे पहले मल्टीमीटर आपको नहीं उठाना है बल्कि फिजिकली इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है। तो अगर आप यहाँ ही फॉल्ट मिल जाए आपको फिजिकल इंस्पेक्शन में, तो आपका 50% काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल देनी है। उसके बाद सबसे पहला काम है दोस्तों, जो हमारा ये प्रेशर स्विच का आप कनेक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, सॉकेट है हमारा प्रेशर स्विच का, यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 पॉइंट, ये जो हमारे 3 पिन है यहाँ पे स्टार्टिंग पे, यहाँ पर आपको
एक पॉइंट पे आपका मल्टीमीटर रख के यहाँ पे तीनों पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं। यहाँ पर आपको लगभग 4.7 और 5 वोल्ट के आसपास देखने को मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई भी वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है तो आपका 100% श्योर है कि आपका ये जो SMPS सर्किट बना हुआ है, इस SMPS सर्किट में आपके सेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर आपको अगर SMPS में अगर आपको यहाँ पे अगर प्रेशर स्विच पे सप्लाई बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपका SMPS बराबर काम कर रहा है। अब आपको फॉल्ट आगे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें लाइन और न्यूट्रल दे देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आप बैक साइड देखेंगे, जो इसका मेन रीजन होता है डेड होने का, इसकी कंडीशन देखेंगे, पानी जाके यहाँ पे पूरी तरह से ये सड़ जाता है ट्रैक वगैरह, और आपस में शॉर्ट हो जाने की वजह से हमारा जो ये SMPS है काम करना बंद कर देता है। ज़्यादातर केस में ये जो हमारा SMT ट्रांसफार्मर है ये खराब हो जाता है, जिस वजह से हमारी PCB डेड कंडीशन में चली जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाइन न्यूट्रल देना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्यूज टाइप कॉइल लगा हुआ है, उसे चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप देखेंगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि 22 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 500 वोल्टेज का। यहाँ पर आपको 300 वोल्टेज DC देखने को मिलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको आउटपुट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आउटपुट सेक्शन में ट्रांसफार्मर के इस साइड यहाँ पर देखेंगे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक जो हमारा है जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है, यहाँ पर आपको दोस्तों 15 से 18 वोल्टेज मिलने चाहिए। आपको इन 2 पॉइंट पे यहाँ और यहाँ पर आपको यहाँ पे एक डायोड देखेंगे और यहाँ पे एक डायोड, जो 2 वोल्टेज आउटपुट कर रही है यहाँ पर। तो इस बड़े कैपेसिटर के ऊपर आपको 15 से 18 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस दोनों कैपेसिटर के ऊपर आपको 5 वोल्टेज DC मिलनी चाहिए। अगर ये 15 से 18 वोल्टेज और 5 वोल्टेज सप्लाई दोनों ओके है तो इसका मतलब है आपका SMPS सेक्शन सही काम कर रहा है। उसके बाद सीधा आपको यहाँ क्रिस्टल पे आपको चेक करना है। अगर सारी सप्लाई आपकी ओके बता रही है तो यहाँ पे हमें 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ मिलेगा आपको। अगर क्रिस्टल हमारा फॉल्टी होता है तो PCB डेड कंडीशन में बिहेव करेगा, डिस्प्ले रिस्पॉन्स नहीं देगा, प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम भी आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर ये सभी चीज़ें आपकी बराबर है तो उसके बाद आपको दोस्तों सारी वोल्टेज ओके होने के बाद SMPS सही, क्रिस्टल भी ठीक है, तो 90% केस में जो इसमें प्रॉब्लम होता है वो आपका ये ऑन ऑफ बटन, यहाँ पे देखेंगे जो पावर का बटन है हमारा, ये ऑन ऑफ बटन, इसका खराब होना, या फिर जो हमारा यहाँ से आप ट्रैक देखेंगे, यहाँ से हमारी ट्रैक यहाँ तक आती है, इस ट्रैक को आपको चेक करना है। ये जो भी ट्रैक यहाँ से गए हैं पानी जाने की वजह से रस्ट पकड़ के खराब हो जाती है, और यहाँ पे हमारी ट्रैक की कंटिन्यूटी नहीं दिखाती है, जिस वजह से भी हमारी ये PCB डेड कंडीशन में चला जाता है। तो ज़्यादातर मशीन में क्या होता है दोस्तों, आपका जो बटन का कार्बन हो जाता है या ट्रैक इसका कट हो जाता है, जिस वजह से हमारी PCB डेड कंडीशन में चली जाती है। अगर आप इसी सीक्वेंस में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारे चेक करेंगे तो आपको PCB रिपेयर करना आपके लिए इजी हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, और जो आपका सक्सेस रेट होगा 100% के करीब पहुंच जाता है। अगर ये था हमारा 5वां और फाइनल पॉइंट था, इस 5 कॉमन फॉल्ट आपको हर महीने आपको PCB रिपेयरिंग में देखने को मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट टाइम में आपको इसकी पूरी टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, कौन सा सॉकेट क्या काम करता है, कौन सी सप्लाई कहाँ पे जाती है, आपको कौन सा इसमें मोटर का है, कौन सा ड्रेन का है, कौन सा इनलेट का है, कहाँ पे मल्टीमीटर से कितने वोल्टेज चेक करना है, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों जो भी PCB रिपेयरिंग सीखने वाले हैं, साथ में उन सभी को शेयर करें जो PCB रिपेयरिंग सीख रहे हैं, और PCB हैक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ऐसे ही रियल और जो फील्ड एक्सपीरियंस वाली PCB रिपेयरिंग वीडियो आपको यहीं मिलती रहेगी।